विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज पॉलिटी का एक नया अध्याय लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले अध्याय में मैंने आपको 1919 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के रूप में जाना जाता है। यह अधिनियम 1919 में लाया गया, लेकिन इसको लागू 1921 में किया गया। इसमें बहुत सारे बदलाव आए, वो मैंने आपको पिछले अध्याय के वीडियो में दे दिए हैं। उस वीडियो को आप ओपन करिए, आपको उस एक्ट के बारे में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उसके बाद की जो केंद्रीय सरकार की स्थापना रही है, उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और अनुभव लेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दीपेंद्र और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस विद दीपेंद्र में। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एजुकेशन आपके लिए सर्वोच्च है और उसको पाने की उम्मीद रखते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। तो इस लिहाज से भी अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक अच्छा काम कर लें। क्या कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। केंद्रीय सरकार में केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कार्यपालिका में क्या निम्नलिखित बदलाव किए गए, क्या परिवर्तन किए गए। सबसे पहली बात कही गई कि मुख्य कार्यपालिका अधिकारी गवर्नर जनरल था, यानी कि जो मुख्य कार्यपालिका अधिकारी थे वो गवर्नर जनरल थे। नंबर 2, सभी विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय दो भागों में बांटा गया था। सभी विषयों को केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 8 सदस्यों में 3 भारतीय नियुक्त किए गए, जिन्हें विधि यानी कानून, शिक्षा, उद्योग श्रम, स्वास्थ्य जैसे विभाग सौंपे गए। ये किनको सौंपे गए? ये उन 3 भारतीयों को सौंपे गए और उनके साथ में जो और 5 सदस्य थे उनको ये विभाग सौंपे गए, जो कि किस प्रकार के थे? विधि, शिक्षा, उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य जैसे विभाग सौंपे गए। नंबर 4, प्रांत के आरक्षित मतलब रिजर्व विषयों में हस्तक्षेप का गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार दिया गया था। और नंबर 5, गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार प्राप्त था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस। क्या होता है? ऑर्डिनेंस। इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं। अध्यादेश भी जारी कर सकता था। अब ये अध्यादेश क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अध्यादेश एक ऐसा कानून होता है जो आज के समय में प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किया जाता है और इसको जारी करवाने का उद्देश्य भारत सरकार का होता है। और ये अध्यादेश एक ऐसा अध्यादेश होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला दे देता है किसी बात पर, और अगर भारत सरकार अध्यादेश ला देती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वो गलत साबित कर सकती है। इतनी क्षमता होती है अध्यादेश में। तो यही अध्यादेश उस समय गवर्नर जनरल के पास में जारी करने का अधिकार उसको था। समझ में आया अध्यादेश क्या होता है? तो अध्यादेश की बहुत बड़ी पावर थी। तो आइए अब समझते हैं व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय संस्था बना दिया गया था। द्विसदनीय यानी कि जिसके 2 सदन हो, एक निम्न सदन होता था, एक उच्च सदन होता था। तो केंद्रीय विधान परिषद या केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन तथा राज्य परिषद उच्च सदन था, जो आज भी है। अगर हम देखें, जो केंद्रीय सभा बोली जा रही है, केंद्रीय विधानसभा बोली जा रही है, उसको आज के समय लोकसभा बोलते हैं।
और जो राज्य परिषद बोला जा रहा है उसको राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। तो केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन बोली जाती है, जबकि राज्य परिषद उच्च सदन बोला जाता है। इसके सदस्यों का विभाजन निम्न प्रकार से होता था। राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, जबकि और इसमें एक मुख्य वाली बात क्या है कि इस सदन में, इस राज्य परिषद में केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे। महिलाओं का नामांकन भी नहीं हो सकता था और ना ही वो चुनाव लड़ सकती थी। जबकि केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया था, जिसे गवर्नर जनरल की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता था। सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, अनुपूरक मांगे व स्थगन प्रस्तावों को ला सकते थे, बजट को अस्वीकार कर सकते थे। फिर भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। तो उस समय का जो कानून था, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अधिनियम के आने के बाद, जो कि 1921 में लागू किया गया, उसमें एक सरकार बनती है और उसको केंद्रीय सरकार कहते हैं। केंद्रीय सरकार को मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक कार्यपालिका और दूसरी व्यवस्थापिका। कार्यपालिका के अंडर में जो नियम बनाए गए थे, उसमें पहली बात जो मैंने अभी पढ़ी और फिर से बताने जा रहा हूं, रिकॉल करने के दौरान रिमाइंड कराने जा रहा हूं ताकि आपको चीजें सारी क्लियर हो सकें। नंबर 1 की मुख्य कार्यपालिका अधिकारी गवर्नर जनरल था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि बताइए कि केंद्रीय स्तर पर जो कार्यपालिका थी उसमें मुख्य अधिकारी कौन था, तो मुख्य अधिकारी या मुख्य कार्यपालिका अधिकारी कौन था, तो उस समय का गवर्नर जनरल माना जाता था। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है आपकी। नंबर 2, सभी विषयों को केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर भागों में बांटा गया था। यानी जो सिस्टम केंद्र पर लागू हो रहा था, जो केंद्रीय विधानसभा थी या जो केंद्रीय राज्य परिषद थी, उसी तरीके से प्रांत की सरकारों में भी प्रांतीय विधान परिषद, विधानसभा, ये दोनों ही मौजूद थी और उन पर भी वही कानून लागू होते थे। आगे की बात करते हैं। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, उसके सदस्यों की संख्या 8 थी। 8 में से 3 ऐसे सदस्य थे जो भारतीय थे, जिनके पास में विभाग कौन कौन से थे, वो विभाग थे विधि यानी कानून बनाने के अधिकार, शिक्षा से जुड़ी हुई जो कामकाज थे वो उनके पास अधिकार आ गए, उद्योग श्रम यानी इंडस्ट्रियल एरिया या लेबर से रिलेटेड, है ना, ये सारी चीजें, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं, चिकित्सा जैसी सुविधाएं उनके अंडर में आ गई थी। इस प्रकार के विभाग उनको सौंपे गए थे। तो इस प्रकार की बात भी क्लियर हो जाती है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि जब केंद्रीय स्तर पर सरकार का गठन हुआ, तो बताइए कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में कितने सदस्य थे तथा उनमें से ऐसी कौन सी बात थी जो आपके लिए मुख्य मानी जाती है, एक भारतीय होने पर वो मुख्य और गर्व की बात मानी जाती है। तो आपको ये बताना चाहिए कि उस समय गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 सदस्य थे और उन 8 सदस्यों में से 3 भारतीय सदस्य नियुक्त किए जाते थे और उनके पास विधि, उद्योग श्रम, चिकित्सा, स्वास्थ्य जैसी विभागों को उनको सौंपे गए थे। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो प्रांत के आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप का गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार था। प्रांत मतलब जो आपका स्टेट होता था यानी प्रदेश होता था, आरक्षित विषयों, आरक्षित यानी जो रिजर्व विषय थे, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था और किसी को नहीं दिया गया था। तो उसको पूरा अधिकार था, किसको, गवर्नर जनरल को। तो अगर देखा जाए सारी शक्ति गवर्नर जनरल के पास ही थी। अब नंबर 5 अगर देखें तो क्या कह रहा है कि गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती करने का अधिकार प्राप्त था। साथ ही वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर उन पर अध्यादेश ला सकता था और उनके अध्यादेश लाने पर उनको जारी भी कर सकता था। अध्यादेश के बारे में भी मैंने आपको समझाया। अगर आप अभी नए आए हैं तो वीडियो को पीछे करके आप उसको समझ सकते हैं ताकि आपको अध्यादेश समझ में आ जाएगा। इसके बाद में आती व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या है, लिखा है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनीय प्रणाली में डिवाइड किया गया और ये द्विसदनीय प्रणाली
केंद्रीय सरकार यानी कि केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद में डिवाइड कर दिया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता था और राज्य परिषद को उच्च सदन कहा जाता था। इस बात को विद्यार्थियों जरूर याद कर लीजिए कि आज के समय जो सरकारें बनती हैं तो उसमें जो संसद है, संसद के 2 सदन हैं, आज भी द्विसदनीय प्रणाली चल रही है, और उस द्विसदन में जो लोकसभा है वो निम्न सदन बोला जाता है, इंग्लिश में लोअर हाउस बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस, हिंदी में उच्च सदन बोला जाता है। तो आज भी वही व्यवस्था लागू की गई है। इसलिए कभी कभी विपक्षी पार्टियों को कहते सुना होगा या कुछ ऐसे लोगों को सुना होगा जो बगावत कर देते हैं सरकार के विरुद्ध। वो यही कहते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है, ये आज भी उन्हीं कानूनों को फॉलो कर रही है जो अंग्रेजों ने बनाए थे। तो इस तरीके की चीजें आपको सुनने को मिली होंगी। तो उसका एक छोटा सा अंश जो आज की डिबेट है कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आगे की बात अगर करें तो यही है कि इसके सदस्यों का जो विभाजन था वो निम्न प्रकार से था। कैसे था कि राज्य परिषद का जो कार्यकाल था यानी कि उच्च सदन का जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का था, जबकि अगर हम केंद्रीय विधानसभा के की बात करें तो उसके कार्यकाल का जो समय था वो 3 वर्ष ही नियुक्त किया गया था, और राज्य परिषद में केवल पुरुष ही इसके सदस्य बन सकते थे, यानी महिलाओं का इन पर किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था, ना वो उनका नामांकन हो सकता था, ना वो चुन करके आ सकती थी। तो ये बात थी। अच्छा, 3 वर्ष जो समय था वो गवर्नर जनरल के से आप रिक्वेस्ट करके उसको समय बढ़ाया भी जा सकता था। तो ये बात आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आपको तैयार होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से इतना उपयोगी पॉइंट है ये, जो कि बीच बीच से यूपीएससी चोरी चुप के पूछ लेता है, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर कर देता है। 1 2 का 4 और 4 2 का 1 करने की आदत है, इसलिए आपको लखन बनना पड़ेगा। अगर आपने मूवी देखी है राम लखन, और उस राम लखन में जो लखन है, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, ये वाला सिस्टम गाना नहीं गाना है, मतलब बनना है, होशियार बनना है तरीके से सारी चीजें। लेकिन जब आप पढ़ लोगे हर एक बात को तभी तो कर पाओगे। मैंने कहते हुए कई सारे टीचर्स को सुना है कि मॉक टेस्ट दे दीजिए बच्चों, बच्चों मॉक टेस्ट दे दीजिए, आप लोग जरूर सफल हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, आज आपने शुरू किया, आज आपने ठाना है कि मैं यूपीएससी का परीक्षा दूंगा और मॉक टेस्ट देने लग जाओगे, आप सफल हो जाओगे? नहीं, आपकी दिशा गलत हो जाएगी, आप भ्रमित हो जाएंगे, और मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं। इसलिए कर लो पहले पढ़ाई और बाद में करना मॉक टेस्ट की लड़ाई। आगे की बात करते हैं। तो क्या इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल की सहमति पर उसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता था, सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे सदन में, और अनुपूरक मांगों को भी वो अनुपूरक मांग भी कर सकते थे, है ना, कुछ ऐसी मांगे, और स्थगन प्रस्तावों यानी एक एक प्रकार का सदन के स्थगन के प्रस्तावों को भी वो मांग कर सकते थे और उसको ला भी सकते थे, और बजट को अस्वीकार करने की भी उनके पास, यानी कह सकते थे उस पर अस्वीकार, अपनी असहमति जता सकते थे। लेकिन इतने पर बात अगर आप समझ लें कि अरे वाह कितनी बड़ी पावर है, तो ये बात गलत है, क्योंकि उसमें लिखा है क्या कि फिर भी बजट का 75% हिस्सा सदस्यों की सहमति के बिना भी पारित किया जा सकता था। स्टूडेंट्स, अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज बैठे ऐसे मत रहिए, प्लीज उंगली को आप लाइक वाले बटन पे प्रेस करिए, तो लाइक में ब्लू कलर की लाइट जल जाएगी, और जितना आपको अच्छा लगेगा उससे ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा। अब अगर लाइक की बटन दबा दी है मेरे कहने पर, तो देखो साइड में सब्सक्राइब का ऑप्शन भी आ रहा है, तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए, और फट से देखो 3 उसमें आएंगे, क्या ऑप्शन, ऑल पे दबा दीजिए, तो मेरे वीडियो आप तक जल्दी पहुंचेंगे और सारी जानकारी आप पहले पाओगे, और जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आगे चलते हैं एक नए अध्याय पर, और आपको उस पर पूरी बातें आपको बताता हूं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। साइमन आयोग, इस आयोग की नियुक्ति का प्रावधान 1919 के अधिनियम में ही उपबंधित था,
ब्रिटिश सरकार ने नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए वर्ष 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस आयोग का सभी भारतीयों ने विरोध किया। इस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट वर्ष 1923 में सौंपी थी, जिसमें निम्न सिफारिश की गई। वो सिफारिशें क्या हैं? कुल सिफारिशें 1, 2, 3, 4, 5। आइए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके स्वायत्तता सौंपने की सिफारिश की गई। प्रांतों में द्वैध शासन यानी कि केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय राज्य परिषद को खत्म करने की बात की गई। स्वायत्तता यानी कि फ्रीडम देने की बात कही गई। फ्रीडम देने की बात कही, फ्रीडम सौंपने की सिफारिश की गई। नंबर 2, राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाए। राज्यों में सरकार का विस्तार यानी कि केंद्रीय सरकार का विस्तार किया जाए, जो कि द्वैध शासन व्यवस्था से कहीं ना कहीं केंद्रीय सरकार की जो अधिकार थे वो सीमित हो गए थे, लेकिन फिर भी गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और बहुत ज्यादा थी। नंबर 3, ब्रिटिश भारत के संघ यानी फेडरेशन की स्थापना की जाए। नंबर 4, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। सांप्रदायिक यानी कि धर्म के अकॉर्डिंगली उसके निर्वाचन का जो व्यवस्था थी, प्रणाली थी, उसको जारी रखा जाए। ये मांगे थी। नंबर 5, केंद्र में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। केंद्र में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो ये जो मांगे थी, ये मांगे ही अपने आप में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करने का कारण बन गई। तो जो अगर इस साइमन आयोग के बारे में बात करें, क्योंकि सर जॉन साइमन को इस प्रक्रिया में अध्यक्ष बनाया गया था। 1927 में इस 1927 में इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और सर जॉन साइमन की समिति में जितने भी थे वो सारे अंग्रेज थे और इनकी समिति में जो सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या 7 थी। जब भारतीयों को ये पता चला कि समिति बनाई तो गई है भारत के जानने के लिए, लेकिन भारतीय चीजों को जानने के लिए और उस पर टिप्पणी करने के लिए केवल वो 7 अंग्रेज ही ऐसा करेंगे, तो फिर भारतीय लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। और वो नाराजगी व्यक्त ऐसे करी क्योंकि जो 1927 की साइमन रिपोर्ट आई उसका उन्होंने जमकर विरोध किया कि हम इन चीजों को नहीं मानेंगे। और साइमन आयोग की वजह से आप देखिए आगे होता क्या है। फिर 1927 में जब ये बात आई तो 1928 को एक नेहरू समिति की रिपोर्ट आई और उसको नेहरू समिति की रिपोर्ट कहा जाता है और 1928 में आई। सारी चीजें आप लोग याद करके, नोट्स तो बना ही रहे हैं, याद कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में 20 से ही क्वेश्चन आता है। वो ये नहीं कहेंगे कि नेहरू समिति रिपोर्ट कब जारी की गई, कभी कभी सिंगल लाइनर क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं, तो 1928 में जारी की गई। अब इसके बीच की बात समझते हैं कि क्या कहा गया। लिखा है तत्कालीन भारत सचिव, उस समय के जो भारत सचिव थे वो बंकेनहेड थे और बंकेनहेड द्वारा भारतीय नेताओं को एक सर्वमान्य संविधान बनाने की चुनौती पेश किए जाने की उपरांत कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया, जिसे नेहरू समिति के नाम से या नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस समिति के अन्य सदस्य सुभाष चंद्र बोस एवं तेज बहादुर सप्रू थे। 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के रूप में भी जाना जाता है और यह भारतवासियों द्वारा अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाए जाने का सबसे पहला प्रयास भी माना जाता है।
तो 1927 के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध हुआ साइमन आयोग का, और साइमन आयोग का विरोध करने वाले भारतीय थे। उसके बाद में नेहरू समिति आती है, उसकी रिपोर्ट आती है, और इस नेहरू समिति रिपोर्ट को जारी करने में जो अध्यक्षता निभाई थी वो मोतीलाल नेहरू ने निभाई थी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नेहरू के नाम से वो जवाहरलाल नेहरू भी समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ मोतीलाल नेहरू की बात आई है। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 को अपनी अध्यक्षता में ये समिति बनाई। 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट पेश करने की वजह से इस रिपोर्ट को हम नेहरू समिति रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जबकि इसका अन्य नाम भी माना जाता है। एक तो नेहरू समिति रिपोर्ट माना जाता है और एक नेहरू कमेटी के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो कहीं कहीं इसको नेहरू कमेटी के नाम से भी यूपीएससी पूछ लेते हैं और नेहरू समिति के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए आप लोग हर तरीके से अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें और तथ्यों के साथ करें, साक्ष्यों के साथ करें, फैक्ट के साथ करें। इस तरीके से 1927 में आने वाला साइमन आयोग और 1928 में आने वाली नेहरू समिति रिपोर्ट, इनके बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास पैदा होता है, क्योंकि इस विरोधाभास में ये तो नजर आ ही गया है कि अंग्रेजों को इस बात के बारे में तो समझ आ ही गया था कि भारतीयों को मनाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने ऐसी समिति बनाई ताकि भारतीयों की ओर से जो बात आएगी वो सभी को मान्य होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मोतीलाल नेहरू हों या और अन्य लोग हों, केवल सुभाष चंद्र बोस को छोड़ दिया जाए तो सुभाष चंद्र बोस तो पहले ही अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन नेहरू लोग जो थे, मोतीलाल नेहरू लोग थे, इनका ये मानना था कि अंग्रेज यहाँ पर ही बने रहें, यहीं पर अपनी सरकार को चलाते रहें, लेकिन बस हम लोगों की मांगे भी पूरी करते रहें। तो इसलिए इनको नरम दल भी कहा गया, जबकि सुभाष चंद्र बोस नरम दल के नेता नहीं थे, गरम दल के नेता थे, जो कि 1939 के बाद में ये बात समझ में भी आ जाती है जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। लेकिन अब ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को मैं यहीं विराम देता हूं। आगे मैं किसी और दिन आपको पॉलिटिक्स से जुड़े हुए अन्य वीडियो लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।